यूपी के गोंडा जिले में बड़ा हादसा। टिकरी गांव में एक घर में खाना बनाते वक्त जबरदस्त धमाका, 7 लोगों की मौत। धमाके से ढह गया 2 मंजिला मकान। गोंडा हादसे में चश्मदीदों का दावा, 3 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की गूंज। पुलिस के मुताबिक मलबे में परिवार के 15 लोग दबे थे, जिनमें 3 बच्चों समेत 7 की मौत, बाकी घायल। गोंडा हादसे में धमाके की असल वजह अब तक नहीं हो सकी साफ। शुरुआती जांच में सिलेंडर फटने से धमाके की आशंका। फोरेंसिक टीम की मदद से हादसे की जांच हो रही है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला। अधिकारियों को तय मानक के मुताबिक समय से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सेहत और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं, बच्चों के हित में लिया गया फैसला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक हाई स्कूल के फॉर्मूले पर ही सीबीएसई 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन होगा। उनकी मार्किंग भी 10वीं की तरह होगी। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से खुश दिखे छात्रों के साथ अभिभावकों ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की। कहा, बच्चों के स्वास्थ्य और जिंदगी से बढ़कर नहीं बोर्ड के एग्जाम। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद सीआईएससीई बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द की। बोर्ड के सचिव ने एबीपी न्यूज से कहा, छात्रों का मूल्यांकन अब एक दूसरी वैकल्पिक योजना से किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, छात्रों के पास होगी परीक्षा देने का विकल्प। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर खुशी जाहिर की। कहा, ये बड़ी राहत की बात, केंद्र सरकार के फैसले से खुश हूं, बच्चों की सेहत की चिंता थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, परीक्षा रद्द होने का फैसला बच्चों और अभिभावकों के हित में है। सरकार का फैसले का स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। ट्वीट कर कहा, 12वीं के छात्रों को बधाई, आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई, छात्र राहत लें और जश्न मनाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने के लिए छात्रों और अभिभावकों की ओर से पीएम मोदी को प्रति आभार व्यक्त किया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी फैसले का स्वागत किया। रद्द हो सकती है यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दिए संकेत। कहा, परीक्षा पर फिर से विचार होगा। कोरोना हालात की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया जाएगा। देश में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार। 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले सामने आए। 8 अप्रैल के बाद ये सबसे कम केस। मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे। एक्टिव केस भी 20 लाख से कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, 10 मई से कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी। पिछले 7 दिनों से संक्रमण दर 10% से नीचे। 344 जिलों में 5% से कम दर। बच्चों में कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, ज्यादातर बच्चों में कोरोना के कम लक्षण, कुछ बच्चों में निमोनिया की शिकायत। पोस्ट कोविड बच्चों में MIS-C के मामले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 18 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस। 24 घंटे में 623 नए मामलों की पुष्टि। 62 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 0.88% हुई। कल से धीरे धीरे अनलॉक हो रही है दिल्ली। लॉकडाउन में ढील को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेताया। कहा, जल्दबाजी में न करे कोई फैसला। कोरोना मामलों में लगातार कमी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में दी जा रही है ढील। राजस्थान में आज से शुरू हो रही है मिनी अनलॉक की प्रक्रिया। नए नियमों के साथ बाजार, दुकानें खोलने की ढील होगी। सरकारी दफ्तरों में सुबह 9:30 से 4 बजे तक 25% स्टाफ के साथ काम होगा। यूपी की बस्ती में अलीगढ़ जैसा कोरोना कांड। गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी कोरोना जांच नहीं की जा रही, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कार्ड तोड़कर रखे जा रहे हैं। मामला खुला तो जांच के आदेश दिए गए। वैक्सीनेशन पर आईसीएमआर का बड़ा बयान। कहा, दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाने की उम्मीद। जुलाई से रोजाना 1 करोड़ डोज लगाई जाएंगी। टीकाकरण की रफ्तार कम या ज्यादा होना सामान्य। आईसीएमआर ने साफ किया, अभी कोरोना की वैक्सीन की डोज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की डबल डोज लेनी होगी। कोविशील्ड की सिंगल डोज की बात सिर्फ अफवाह।
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। कहा, बुजुर्गों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन देश का युवा और भविष्य असुरक्षित है। स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत। डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज में 2DG दवा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 18 साल से कम उम्र वाले मरीजों को 2DG दवा ना दी जाए। यास तूफान के बाद प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे को लेकर ममता के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से खबर। ममता ने कलाईकुंडा में पीएम का इंतजार नहीं किया था। पीएम की बैठक से भी ममता बिना इजाजत चली गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव वल्लभ बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस का आज शाम तक देना है जवाब। डीओपीटी में रिपोर्ट न करने पर बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने भेजा था नोटिस। 3 दिन का वक्त दिया था। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका पहुंची। सरकारी वकील को केस से जुड़ी सारी जानकारी देंगी। मेहुल चोकसी मामले पर आज सुनवाई करेगी डोमिनिका की लोकल कोर्ट। भारतीय अधिकारी मेहुल के भारतीय नागरिक होने के सबूत पेश करेंगे। मेहुल चोकसी मामले पर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई से पहले एबीपी न्यूज से बोले एंटीगा के पीएम गेस्टन ब्राउन। हमारी सरकार इसी मांग पर कायम कि मेहुल को एंटीगा की बजाय सीधे भारत भेजा जाए। कैरेबियाई अखबार एसोसिएट टाइम्स का दावा, मेहुल चोकसी की मदद के लिए भाई चेतन चोकसी ने दी डोमिनिका में रिश्वत। विपक्ष के नेता लिनॉक्स लिंटन को घूस दिए जाने का दावा। मेहुल चोकसी के भाई से पैसे लेने के आरोपों पर डोमिनिका के नेता विपक्ष लिंटन का एबीपी न्यूज को जवाब। कहा, ना चेतन चोकसी से कभी मिला, ना ही किसी काम के लिए कोई पैसा लिया। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर बनी सहमति। चीन बोला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। नीदरलैंड्स ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों से प्रतिबंध हटाया, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर नीदरलैंड में प्रवेश मिलेगा। क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। सामने आ सकती है कोई बड़ी खबर। होमवर्क और क्लास की टाइमिंग कम करने की बच्ची की अपील पर जम्मू कश्मीर प्रशासन का कदम। प्री प्राइमरी की ऑनलाइन क्लास 30 मिनट और प्राइमरी क्लास का टाइम 90 मिनट करने का आदेश दिया। बच्ची ने सोशल मीडिया पर की थी अपील। देश में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगी सुनवाई। जूही ने याचिका में कहा है, सरकार सुनिश्चित करे कि 5G टेस्टिंग से किसी को नुकसान नहीं होगा। पहलवान सुशील कुमार की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए हैं सुशील और उसके साथी। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के टेनिस कोच पर नाबालिग टेनिस खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के सिर्फ एक जिले में एक महीने में करीब 10,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपने सही सुना, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कोरोना से संक्रमित बच्चों की सही संख्या 9,928 है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के संक्रमित होने से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है? ये महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, जहां छोटे छोटे बच्चों पर कोरोना का कहर टूटा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में भले ही कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही हो, लेकिन कोरोना बड़ी तादाद में इन बच्चों को निशाना बना रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अहमदनगर जिले में एक महीने में कोरोना से 9,928 बच्चे पॉजिटिव हुए। ये सभी बच्चे एक महीने से लेकर 18 साल तक के हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से लेकर महाराष्ट्र सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जो है वो हड़कंप मच गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अहमदनगर के पारनेर तहसील में, जो कोविड केयर सेंटर एनसीपी की तरफ से बनाया गया है। वहाँ पर इस कोविड केयर सेंटर में जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक करीबन 28 बच्चे फिलहाल यहाँ पर कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक सभी बच्चे जो है वो शामिल है। इसके पहले भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे।
ये कोविड वार्ड अहमदनगर जिले की पारनेर तहसील में बना हुआ है, जहां 600 के करीब मरीज अपना इलाज करा रहे हैं और इनमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। इन्हीं में से है 5 साल का राज्यवर्धन कामले और उसका 3 साल का भाई हर्षवर्धन कामले। घर में पहले पिता संक्रमित हुए और फिर पूरा परिवार ही चपेट में आ गया। पिछले 6 दिनों से इस सेंटर में इलाज करा रहे हैं। बच्चों को दोनों को भी एक बार बुखार आया था, फिर उसके बाद बुखार नहीं आया, लेकिन खांसी ये थोड़ा सा तकलीफ होता था उनको भी, और वो भी थोड़ा सा घबराए थे क्योंकि मैं अकेला था और ये 2 छोटे बच्चे और फैमिली तो कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे ऊपर ही सब जिम्मेदारी थी। इसलिए मैंने सोच लिया आप कुछ भी करके कोविड सेंटर में पहला आना चाहिए और इधर आने के बाद ही आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाएगी। इस सेंटर में 1 साल की उम्र के 4 बच्चे भी अपना इलाज करवा रहे हैं। इन्हीं में से एक है वेदांत निमजे। वेदांत का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित है। 6 दिनों से वेदांत इस सेंटर में इलाज करा रहा है। वेदांत की मां का कहना है कि उसका बुखार 6 दिनों के बाद भी कम नहीं हुआ, जिससे परिवार में चिंता बढ़ गई है। मैं बहुत डर गई थी, उसको बुखार हो रहा था और मैं यहाँ थी और आगे पीछे से वो आया, 2 दिन बाद आया वो, और अभी थोड़ा बुखार है और डॉक्टर यहाँ इलाज कर रहे हैं, अभी ठीक है हम सब। प्रशासन का कहना है कि बच्चों में संक्रमण बढ़ने की वजह पिछले दिनों शादी समारोह में बच्चों का हिस्सा लेना और खेलने के लिए घर से बाहर निकलना है। इस वजह से बच्चों में संक्रमण फैला है। ये बालकों में या बिलो 18 ईयर्स में इसका ज़्यादा रहेगा, तो हमने एक पेडियाट्रिक वार्ड जो है हमने सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड का कर रहे हैं। उसमें से फिर एक आईसीयू भी कर रहे हैं और आईसीयू में 15 बेड्स का हम प्रावधान रख रहे हैं। और हर एक रूरल हॉस्पिटल जो है ज़िले में 25 रूरल हॉस्पिटल्स है, उसमें भी हम 10 बेड्स एलोकेट करके रख रहे हैं कि यानी कि इन द थर्ड वेव अगर कुछ ज़्यादा ये आए तो उसमें हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। तीसरी लहर की चपेट से बच्चों को बचाने की योजना में जुटी उद्धव सरकार को अहमदनगर की घटना ने भी हैरान कर दिया है। बच्चों में भले ही संक्रमण का दर तेजी से बढ़ रहा हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि मृत्यु दर जो है वो ना के बराबर है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, अहमदनगर। तो वाकई ये एक डराने वाली तस्वीर हमने देखी है अहमदनगर से। और राजस्थान में भी महज 2 जिलों की अगर बात की जाए, डूंगरपुर और दौसा में भी लगभग यही स्थिति है। 12 दिन के भीतर वहां पर भी 600 बच्चे संक्रमित हुए, जो कि अब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि खतरा कितना बड़ा है और सावधान होने की जरूरत है। सावधान होने की जरूरत आपको इसलिए भी है, आपको ये समझना होगा कि पिछले 1 साल से देश भर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। अलग अलग राज्यों ने अपने स्तर पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में शामिल नहीं, और अगर बच्चे प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार बड़े हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझिए, अपने बच्चों को बचाइए। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की जान चली गई तो लाखों परिवारों पर आर्थिक प्रहार भी किया है, लेकिन जिन घरों ने अपनों को गंवाया है उन्हें अब मुआवजा लेने में भी दिक्कत पेश आ रही है। कहीं लापरवाही है तो कहीं आंकड़े छिपाने की कोशिश की जा रही है। 3 राज्यों में हमारे सहयोगियों ने सच की पड़ताल की। यह है 16 साल के हनुशीष डहरिया। भोपाल के तिरलंगा इलाके में रहने वाले हनुशीष के सिर से कोरोना महामारी ने माता पिता का हाथ छीन लिया। अब छोटी उम्र में हनुशीष को सिस्टम का सबसे भयावह रूप देखने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निकाय ने जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया उसमें मौत की वजह कोरोना नहीं लिखा गया। हॉस्पिटल द्वारा जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ उसमें उन्हें कोविड पॉजिटिव बताया गया। हमने उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट में किया। वहाँ से जो सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें कोरोना बताया गया। नगर निगम भोपाल गए, वहाँ पर हमसे ये दोनों मूल्य प्रमाण पत्र जमा करवा लिया गया और वहाँ पर हमें सामान्य मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया। डहरिया परिवार के छोटे बालक हनुशीष पर अजीब विपदा आई है। माँ बाप तो कोरोना ने छीन ही लिए और अब सरकारी योजनाओं को जो लाभ मिलने वाली बात है उसके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए वो दर भटक रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो मिल रहे हैं मगर उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि उसकी माँ बाप की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। भोपाल के इस डहरिया परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। नतीजा, हनुशीष उन सारी योजनाओं से वंचित हो जाएगा जिसका ऐलान सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए किया है। योजना के मुताबिक 5,000 महीने एमपी सरकार बच्चों को देगी, पढ़ाई का खर्चा भी उठाएगी। हनुशीष को इसका फायदा कैसे मिले, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह किसी भी जानकारी को न छुपाया जाए, न हमारी ऐसी मंशा है। जो भी एक्चुअल स्थिति है वो इंगित की जाएगी। सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों का नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों का हाल भी अलग नहीं है। राजस्थान की कथनी और करनी का फर्क देखिए।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने नियम बनाया है कि अपने कर्मचारियों को अगर संक्रमण से उनकी मृत्यु होती है तो 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, संविदा कर्मियों के लिए भी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। पूरे 15 महीने के अगर कोरोना काल की बात करें तो तकरीबन 350 राजस्थान सरकार के कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महज 6 कर्मचारियों को ही यह अनुग्रह राशि अब तक मिल पाई है। सिस्टम की इसी बेरुखी का शिकार हुआ है अशोक शर्मा का परिवार। मौत कोरोना से हुई, लेकिन प्रमाण पत्र पर जिक्र नहीं है। मैसेज आया था राजस्थान RAJSMS से मैसेज आया था कि पॉजिटिव है, और ये हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद आया था पापा के। जबकि जो मैं हॉस्पिटल से पेपर्स लेकर आई हूँ, इन पेपर्स में जयपुरिया वालों ने भी मुझे कहीं लिख कर नहीं दिया है कि पापा कोविड पॉजिटिव थे। यहाँ भी वही सवाल कि योजना का फायदा मिले तो कैसे। मृतकों के परिजन परेशान हैं और सरकार के नीति निर्धारक मस्त। उत्तर प्रदेश में भी सरकारी मदद पाने की आस में पीड़ित परिवारों की आंखें थक गई हैं। जनता को कोरोना से बचाने में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिवार अब अनुग्रह राशि पाने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसा ही परिवार है कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शुक्ला का। सितंबर में कोरोना से जान गई। कोरोना से एक बेटे की नौकरी भी चली गई, दूसरा बीमारी से परेशान है। परिवार परेशानी की हालत में है, लेकिन फाइल सरकारी अलमारी में धूल फांक रही है। अभी कुछ नहीं मिला, पता नहीं क्या मिलना चाहिए था क्या नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि इतना वक्त बीतने के बाद आज जब इनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन पैसों की, परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो सरकार इस तरफ ध्यान देने के लिए कतई तैयार नजर नहीं आती है। यूपी में कोरोना से शहीद पुलिसकर्मियों के 168 परिवारों में से सिर्फ 28 को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिल पाई है। 168 में से 76 मामले पुलिस के स्तर पर अटके हैं, 33 मामले डीएम के स्तर पर लटके हुए हैं, 16 मामले प्रशासन के स्तर पर रुके हुए हैं। 12 मामलों को डीएम ने अनुग्रह राशि पाने का हकदार माना ही नहीं। पुलिस के आला अधिकारी अनुग्रह राशि न मिलने के पीछे औपचारिकताएं बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कोरोना का कहर हर किसी पर टूटा, हर राज्य पर पड़ा। सरकारी कर्मचारियों के परिजनों का हाल बता रहा है कि देश में कोरोना का सच क्या है और आम इंसान किस कदर परेशान है। किस तरह आंकड़े छिपाए गए और किस तरह मृतकों के परिजन दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला, अधिकारियों को तय मानक के मुताबिक समय से रिजल्ट तैयार करने के निर्देश। पीएम मोदी ने कहा, छात्रों की सेहत और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं, बच्चों के हित में लिया गया फैसला। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक हाई स्कूल के फॉर्मूले पर ही सीबीएसई 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन होगा। उनकी मार्किंग भी 10वीं की तरह ही होगी। सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से खुश दिखे छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों ने भी फैसले पर खुशी जाहिर की। कहा, बच्चों के स्वास्थ्य और जिंदगी से बढ़कर नहीं है बोर्ड की परीक्षा। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने के बाद CISCE बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द की। बोर्ड के सचिव ने एबीपी न्यूज से कहा, छात्रों का मूल्यांकन अब एक दूसरे वैकल्पिक योजना से किया जाएगा। सीबीएसई और CISCE के बाद हरियाणा सरकार ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, छात्रों के पास होगा परीक्षा देने का विकल्प। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर खुशी जताई। कहा, यह बड़ी राहत की बात, केंद्र सरकार के फैसले से खुश हूं, बच्चों की सेहत की चिंता थी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले, परीक्षा रद्द होने का फैसला बच्चों और अभिभावकों के हित में है। सरकार के फैसले का स्वागत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया भी आई। ट्वीट कर लिखा, 12वीं के छात्रों को बधाई, आखिरकार उनकी आवाज सुनी गई। छात्र राहत लें और जश्न मनाएं। यूपी के सीएम योगी ने सीबीएसई परीक्षाएं रद्द करने के लिए छात्रों और अभिभावकों की ओर से पीएम मोदी के प्रति आभार जताया। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी फैसले का स्वागत किया। रद्द हो सकती है यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा। डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने दिए संकेत। कहा, परीक्षा पर फिर से विचार होगा, कोरोना हालात की समीक्षा के बाद फैसला लेंगे।
देश में थम रही है कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार। 24 घंटे में 1,27,000 नए मामले आए सामने। 8 अप्रैल के बाद ये सबसे कम केस। मौत का आंकड़ा 3,000 से नीचे। एक्टिव केस भी 20 लाख से कम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 10 मई से कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी। पिछले 7 दिनों से संक्रमण दर 10% से नीचे। 344 जिलों में 5% से कम दर। बच्चों में कोरोना को लेकर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा ज्यादातर बच्चों में कोरोना के कम लक्षण। कुछ बच्चों में निमोनिया की शिकायत। पोस्ट कोविड बच्चों में MIS-C के मामले भी आ रहे हैं। दिल्ली में 18 मार्च के बाद कोरोना के सबसे कम केस। 24 घंटे में 623 नए मामलों की पुष्टि। 62 मरीजों की मौत। संक्रमण दर 0.88% हुआ। कल से धीरे धीरे अनलॉक हो रही है दिल्ली। लॉकडाउन में ढील को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों को चेताया। कहा जल्दबाजी में ना करें कोई फैसला। कोरोना मामलों में लगातार कमी के बाद दिल्ली समेत कई राज्यों में दी जा रही है ढील। राजस्थान में आज से शुरू हो रही है मिनी अनलॉक की प्रक्रिया। नए नियमों के साथ बाजार दुकानें खोलने की ढील मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में सुबह 9:30 से 4 बजे तक 25% स्टाफ के साथ काम होगा। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत BMC की नई गाइडलाइंस के तहत मुंबई में जरूरी सेवाओं के साथ खुली दूसरी दुकानें। ऑड इवन फॉर्मूला किया गया है लागू। महाराष्ट्र में बच्चों के बीच तेजी से फैलते कोरोना से हड़कंप। अहमदनगर जिले में 1 महीने में करीब 10,000 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। पॉजिटिविटी रेट 11.5% तक पहुंचा। कोरोना नियमों को तोड़ने के आरोप में पुणे में बीजेपी विधायक महेश लांडगे समेत कुल 60 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। लांडगे पर बेटी की शादी से पहले डांस करते हुए कर्फ्यू के उल्लंघन का आरोप। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। जयपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी। जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़। कांग्रेस विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी की बस्ती में अलीगढ़ जैसा कोरोना कांड। गांव में लोगों का नाम नोट कर उनकी कोरोना जांच नहीं की जा रही, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कार्ड तोड़कर रखे जा रहे हैं। मामला खुला तो जांच के आदेश दिए गए। यूपी के कौशाम्बी में रिटायर होने के बाद जनता ने दारोगा जी की शानदार विदाई यात्रा निकाली। डीजे की धुन पर निकाली गई इस विदाई यात्रा में दूल्हे की तरह घोड़े पर सवार हुए दारोगा। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। वैक्सीनेशन पर ICMR का बड़ा बयान। कहा दिसंबर तक पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाने की उम्मीद। जुलाई से रोजाना 1 करोड़ डोज लगाई जाएंगी। टीकाकरण की रफ्तार कम या ज्यादा होना सामान्य। ICMR ने साफ किया अभी कोरोना की वैक्सीन की डोज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की डबल डोज लेनी होगी। कोविशील्ड की सिंगल डोज की बात सिर्फ अफवाह। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए। कहा बुजुर्गों को प्राथमिकता देकर सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन देश का युवा और भविष्य असुरक्षित है। स्पष्ट नीति बनाने की जरूरत है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की सबसे बड़ी खेप भारत पहुंची। 30 लाख डोज लेकर विशेष विमान हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। DRDO ने कोरोना के इलाज में 2DG दवा के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। गर्भवती और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 18 साल से कम उम्र वाले मरीजों को 2DG दवा नहीं दी जाए। महाराष्ट्र में वैक्सीन की लत पर NCP की बड़ी बैठक। सीरम कंपनी से बात करने पर चर्चा हुई। वैक्सीन खरीदने के लिए केंद्र से अनुमति मांगेंगे शरद पवार। यास तूफान के बाद पीएम के बंगाल दौरे को लेकर ममता के आरोपों पर सूत्रों के हवाले से खबर। ममता ने कलाईकुंडा में पीएम का इंतजार नहीं किया था। पीएम की बैठक से भी ममता बिना इजाजत के चली गई थी। बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापान बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस का आज शाम तक देना है जवाब। DOPT में रिपोर्ट न करने पर बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा था। 3 दिन का वक्त दिया गया। ममता और केंद्र में तकरार के बीच TMC के सौगत राय ने कहा आलापान अब रिटायर अफसर हैं, केंद्र के नोटिस का कोई मतलब नहीं। पंजाब कांग्रेस में कलह दूर करने की कोशिश जारी। आलाकमान की कमेटी से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा मेरा जो स्टैंड था वो है और रहेगा। गुरुवार को कैप्टन अमरिंदर भी दिल्ली आएंगे। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे।
पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई और ईडी की टीमें डोमिनिका पहुंची। सरकारी वकील को केस से जुड़ी सारी जानकारी देंगी। मेहुल चौकसी मामले पर आज सुनवाई करेगी डोमिनिका की लोकल कोर्ट। भारतीय अधिकारी मेहुल के भारतीय नागरिक होने के सबूत पेश करेंगे। मेहुल चौकसी मामले पर डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई से पहले एबीपी न्यूज से बोले एंटीगा के पीएम गैस्टन ब्राउन। हमारी सरकार इसी मांग पर कायम कि मेहुल को एंटीगा की बजाय सीधे भारत भेजा जाए। कैरिबिया अखबार एसोसिएट टाइम्स का दावा, मेहुल चौकसी की मदद के लिए भाई चेतन चौकसी ने दी डोमिनिका में रिश्वत। विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन को घूस दिए जाने का दावा। मेहुल चौकसी के भाई से पैसे लेने के आरोपों पर डोमिनिका के नेता विपक्ष लिंटन का एबीपी न्यूज को जवाब। कहा, न चेतन चौकसी से कभी मिला, न ही किसी काम के लिए कोई पैसा लिया। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बनी। चीन बोला, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हम भारत के साथ। नीदरलैंड्स ने भारत से आने वाली यात्री उड़ानों से प्रतिबंध हटाया, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही नीदरलैंड में प्रवेश मिलेगा। क्वारंटीन नियमों का पालन करना होगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की वर्चुअल बैठक। सामने आ सकती है कोई बड़ी खबर। एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। पीएम मोदी के नाम 6 साल की बच्ची के संदेश के बाद जम्मू कश्मीर में कम किए गए छोटे बच्चों की पढ़ाई के घंटे। रविवार को सबसे पहले आपसे पसंदीदा शो नमस्ते भारत ने यह खबर दिखाई थी। देश में 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। जूही ने याचिका में कहा है, सरकार सुनिश्चित करे कि 5G टेस्टिंग से किसी को नुकसान नहीं होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी के गोंडा जिले में बड़ा हादसा। टिकरी गांव के एक घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से जबरदस्त धमाका। 8 लोगों की मौत। धमाके से ढह गया 2 मंजिला मकान। गोंडा हादसे में चश्मदीदों का दावा, 3 किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की गूंज। पुलिस के मुताबिक मलबे में परिवार के 15 लोग दबे थे, जिनमें 3 बच्चों समेत 8 की मौत, बाकी घायल। पहलवान सुशील कुमार की दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में आज पेशी। 4 दिन की पुलिस रिमांड आज हो रही है खत्म। जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए हैं सुशील और उसके साथी। राजस्थान में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के टेनिस कोच पर नाबालिग टेनिस खिलाड़ी ने रेप का आरोप लगाया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिनों की बैठक आज से शुरू होगी। 4 जून को बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान होगा। मॉनसून को लेकर आई एक अच्छी खबर। मौसम विभाग ने कहा, देश में इस साल भी अच्छी बारिश होगी। मध्य भारत में बारिश सामान्य से अधिक रहेगी। कोरोना महामारी के बीच चीन में बर्ड फ्लू से इंसान के संक्रमित होने का दुनिया का पहला मामला सामने आया। संक्रमित का अस्पताल में इलाज जारी। आईसीसी ने बीसीसीआई को दी बड़ी राहत। बैठक में चर्चा के बाद T20 विश्व कप पर फैसले के लिए बीसीसीआई को 28 जून तक का वक्त दिया गया है। टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए आज रात 10 बजे इंग्लैंड रवाना होगी। इससे पहले शाम 5 बजे कप्तान विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 18 जून से टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। विराट और उनकी टीम के साथ महिला क्रिकेट टीम भी इंग्लैंड जाएंगी, जिसे इंग्लैंड के साथ टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलनी है। विद्या बालन की नई फिल्म शेरनी का ट्रेलर आज रिलीज होगा। Amazon प्राइम वीडियो पर इसी महीने रिलीज होगी फिल्म। फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में दिखेंगी विद्या। पॉपुलर टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नैतिक यानी करण मेहरा घरेलू हिंसा में गिरफ्तार। पत्नी निशा ने कई गंभीर आरोप लगाए। करण ने कहा, मुझे फंसाया गया।
एबीपी न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। सोशल मीडिया की ताकत से आज हर कोई वाकिफ है। सोशल मीडिया से बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। कश्मीर की 6 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से अपील की, नमस्ते भारत में हमने आपको पूरी खबर दिखाई और सबसे पहले दिखाई। तो अब जम्मू कश्मीर में बच्चों की शिक्षा पर नीति ही बदल गई। रिपोर्ट देखिए। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई से परेशान इस कश्मीरी बच्ची का पीएम मोदी से शिकायत करने का वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ और ऐसा वायरल हुआ कि सूबे की शिक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? बच्ची के वीडियो पर सोमवार को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। मंगलवार को बच्चों को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्री प्राइमरी के लिए 30 मिनट और प्राइमरी के लिए 90 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाएगी। साथ ही क्लास 8 तक के बच्चों के लिए भी 30 से 45 मिनट के 2 सेशन से ज्यादा नहीं करने का नियम बनाया गया है। सोशल मीडिया की ताकत से बेखबर इस प्यारी बच्ची को शायद अभी एहसास न हो, लेकिन उसके एक वीडियो ने पूरे राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई के नियम बदल दिए हैं। तो इसी बीच इस समय एक बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही है। गोंडा में एक घर में धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। घर में खाना बनाते समय सिलेंडर धमाके का दावा किया जा रहा है, लेकिन धमाके के पीछे की सच्चाई क्या है, इसकी जांच की जा रही है। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7 लोगों का इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई। तो यूपी के गोंडा में यह भयावह हादसा हुआ है, जहां पर खाना बनाने वाले सिलेंडर में धमाका हुआ। इसमें 8 लोगों की दुखद मौत हो गई है। 7 लोगों का अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आसपास जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उनका कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि 3 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई दी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए बड़े अधिकारियों को तत्काल मौके पर जाने और राहत बचाव का काम पूरा करने के निर्देश भी दे दिए हैं। और हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, और क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? वाकई बेहद दुखद है हादसा। देखिए, ये गोंडा के वजीरगंज इलाके का मामला है, जहाँ पे टिकरी गांव के रहने वाले फकीरे का घर गिरा और यह घटना जो हुई थी वो नूरुल हसन के घर पे हुई थी। नूरुल के घर में 10:30 बजे रात के आसपास एक धमाका हुआ और बहुत दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। कहा जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, हालांकि इसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है और इस बीच में 8 लोगों की मौत हुई है, 7 लोगों का इलाज चल रहा है। तो वहां पे जो फॉरेंसिक टीम और पुलिस की टीम है वो इस बात का पता लगा रही है कि जो हादसा है वो सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट है या इसके पीछे कुछ और है। और इस बीच में लखनऊ से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि ये जो बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ मौके पे पहुंचे, लोगों को राहत पहुंचाए। तो ये सारा रेस्क्यू का काम जो है अभी फिलहाल चल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द लोगों का रेस्क्यू करा लिया जाए। बहुत शुक्रिया रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पीएम ने कहा है कि कोरोना के माहौल में बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल 14,30,247 छात्रों को बैठना था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत बढ़िया डिसीजन के लिए। अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए थोड़ा सा लोअर साइड पे फैसला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है हमारी हेल्थ को देखते हुए, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। लेकिन एग्जाम्स के बेसिस पर, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर ये आई थिंक सही नहीं है। राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है।
निश्चित रूप में इससे अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। सीबीएसई के बाद काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल होने वाली ICSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। तो सरकार के इस फैसले का हर कोई स्वागत कर रहा है। जाहिर सी बात है, छात्रों ने, अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन 12वीं के नतीजे बहुत अहम माने जाते हैं। बच्चों का भविष्य इन पर निर्भर करता है, इसीलिए विकल्प की तलाश हो रही है। तो यानी अब आपको बता देते हैं हम कि 12वीं के बाद आगे के दाखिले के लिए क्या कुछ विकल्प छात्रों के पास होंगे। देखिए, ज्यादातर विश्वविद्यालयों में मेरिट बेस्ड एडमिशन प्रक्रिया पर विचार किया जा सकता है। तो एडमिशन पर अगर पेच फंसता है तो क्या कुछ किया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा सकता है ताकि छात्रों को एडमिशन में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं सभी विश्वविद्यालय। तमाम यूनिवर्सिटीज ये फैसला ले सकती हैं। विश्वविद्यालयों को अपने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव करना पड़ सकता है। चूंकि एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो अलग अलग तरीके से ये फैसले लेने होंगे। मेधावी और कमजोर छात्रों के बीच फर्क करना हालांकि मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 12वीं की परीक्षा के नतीजे उस पर निर्भर करते हैं। तो ये कुछ विकल्प हैं जिनके बारे में अभी विचार विमर्श किया जा रहा है और तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है वैक्सीनेशन को लेकर कि टीकों की कोई कमी नहीं है और अगस्त तक पूरे देश को टीका लगा दिया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ ली है। हर रोज करीब 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जल्द ही हर रोज 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण होने लगेगा। There is no shortage of vaccines. The shortage is what you feel if you want to vaccinate the country within a month. So we are vaccinating the country. It is a large population. The total number of vaccinations done in this country is nearly equivalent to the total number done in the United States, the number of doses. And we have also a large population. अगर देश में टीकाकरण की रफ्तार पर नजर डालें तो पिछले 5 दिनों में से 4 दिन 30 लाख के करीब लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। 28 मई को 29,19,699 लोगों का, तो अगले दिन 29 मई को 30,62,747 लोगों का टीकाकरण हुआ। 30 मई को फिर 30,35,749 लोगों का टीकाकरण हुआ। हालांकि 31 मई को सिर्फ 10,18,076 लोगों का ही टीकाकरण हो सका, लेकिन जून से फिर टीकाकरण ने रफ्तार पकड़ी और 27,80,058 लोगों का टीकाकरण हुआ। साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि अगली जानकारी दिए जाने तक एक व्यक्ति को अलग अलग कंपनी के टीके लगाने का प्रोटोकॉल नहीं है और कोविशील्ड या कोवैक्सीन की खुराक लगाए जाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंगलवार का दिन भारत के लिए 2 मंगल खबरें लेकर आया। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन की नई खेप भारत पहुंच चुकी है। साथ ही कनाडा की वैक्सीन को भी भारत में बनाने की तैयारी है। हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंगलवार को विशेष चार्टर विमान अपने साथ रूस में बनी स्पुतनिक वैक्सीन की 30 लाख खुराक लेकर पहुंचा। भारत में आयात होने वाली स्पुतनिक वैक्सीन की अब तक की ये सबसे बड़ी खेप है। स्पुतनिक वैक्सीन के आने से देश में टीका अभियान को रफ्तार मिलेगी। डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला का रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भारत में स्पुतनिक टीके की डॉक्टर रेड्डी प्रयोगशाला का रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के साथ भारत में स्पुतनिक टीके की 12.5 करोड़ खुराक बेचने को लेकर करार हुआ है। इसके साथ दूसरी अच्छी खबर ये है कि कनाडा की वैक्सीन का देश में निर्माण का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कनाडा की थेराप्यूटिक्स होल्डिंग लिमिटेड इंक के साथ समझौता किया है। करार के तहत वो कनाडा के mRNA टीके PTX COVID-19B भारत में बनाएगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने 2022 तक PTX COVID-19B के 100 करोड़ टीके के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने कहा था कि उसने जॉनसन एंड जॉनसन के साथ भी उसके कोविड-19 के टीके के निर्माण के लिए गठबंधन किया है। अब खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी, जिसको लेकर हो रहे भ्रम और उड़ती अफवाहों का पोस्टमार्टम करती ये रिपोर्ट देखिए।
देश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश तेज है, तो वैक्सीनेशन को लेकर बढ़ती अफवाह और भ्रम की दोहरी चुनौती भी है। ऐसी ही एक अफवाह का नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने खुद खंडन किया। कोविशील्ड का शेड्यूल भारत का जो है वो 2 डोज का शेड्यूल है, पहली डोज और फिर 12 हफ्ते पे दूसरी डोज। देयर इज नो चेंज। कोवैक्सीन का भी 2 डोज का शेड्यूल है। दरअसल दावा किया जा रहा था कि कोवैक्सीन की सिंगल डोज ही काफी प्रभावी है, दूसरी डोज की जरूरत नहीं है। लेकिन अब साफ है कि ये अफवाह है, सच नहीं। वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम ग्रामीण इलाकों में है। नीति आयोग ने इस चुनौती की तुलना पोलियो ड्रॉप अभियान से भी की और उम्मीद जताई कि पिछली बार की तरह इस बार फिर लोग जागरूक होंगे। वैक्सीन होते हुए भी हम नहीं लगाएंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। पोलियो में भी ऐसी वैक्सीन हेजिटेंसी की वजह से प्रोग्रेस होना रुक गई थी। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के बीच अभी भी कई भ्रम है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एबीपी न्यूज ने कुछ भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की है। जैसे भ्रम, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं। सच, हल्के बुखार और बदन दर्द के अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। भ्रम, शराब पीने से वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होती है। सच, वैक्सीन का शराब से कोई रिश्ता नहीं। भ्रम, कोरोना होने के बाद वैक्सीन की जरूरत नहीं। सच, कोरोना होने के बाद भी वैक्सीन की जरूरत। भ्रम, नए वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर नहीं। सच, अब तक के सभी वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर। भ्रम, वैक्सीन से नपुंसकता का खतरा। सच, वैक्सीन से नपुंसकता की बात निराधार। भ्रम, वैक्सीन के बाद महिलाएं मां नहीं बन पाएंगी। सच, वैक्सीन से मां बनने में कोई खतरा नहीं। तो एबीपी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि वैक्सीन जरूर लगवाइए, खुद और अपने परिवार को कोरोना से बचाइए। तो अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मलिका के पास। और वैक्सीन पर आप किसी भी भ्रम के शिकार ना हो। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो अपनी बारी आने पर जरूर टीका लें। हम आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं कि देश में टीकाकरण की क्या स्थिति है 1 जून तक अगर स्थिति की बात की जाए, और अलग अलग कैटेगरीज में हम आपको ये बताएंगे। कुल टीकाकरण 21,60,46,638 लोगों का हो चुका है। अब आयु वर्ग की बात कर लेते हैं। अगर 45 साल से ऊपर के लोगों की बात की जाए तो पहला डोज यहाँ पर 12,53,00,000 लोगों को लग चुका है। दूसरी डोज की अगर बात की जाए तो दूसरी डोज की संख्या आपको बता दें 2,95,00,000 लोगों को लग चुका है। कुल टीकाकरण 45 साल से ऊपर लोगों की अगर बात की जाए तो 15,48,00,000 लोगों को लग चुका है। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरीज हम आपको बता रहे हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पर 18 से 44 साल के बीच के लोगों की, तो पहला डोज कितने लोगों को लग चुका है? 2,03,00,000 लोगों को पहला डोज लग चुका है। दूसरी डोज की अगर बात करें तो 23,629 लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। हालांकि ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। कुल टीकाकरण की अगर बात करें इस आयु वर्ग में, यानी कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों की, तो 2,03,23,629 वो आंकड़ा है। तो ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है। और अब बात करते हैं विशेष वर्ग की, यानी कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स की। पहला डोज यहाँ पर आपको बताते हैं कि कितने हेल्थ केयर वर्कर्स को लग चुका है, 99 लाख। दूसरा डोज की अगर बात की जाए तो दूसरी डोज 68 लाख। कुल टीकाकरण हेल्थ केयर वर्कर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1,67,00,000 हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण पूरा हो चुका है। तो वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, ये लगातार टच स्क्रीन के जरिए मैं आपको बता रही हूँ। कुल टीकाकरण का आंकड़ा एक बार फिर से आप देख लीजिए, 21,60,40,638 है। फिर से विशेष वर्ग की बात कर लेते हैं, यानी कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स की। जैसे कि अभी हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में बताया था। पहला डोज आपको बता दें कि कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग चुका है, 1,57,00,000। दूसरी डोज अगर फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात की जाए तो 85 लाख इसका आंकड़ा है। कुल टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का 2,42,00,000 है। तो ये वो आंकड़े हैं टीकाकरण की देश भर में क्या स्थिति है, टच स्क्रीन के माध्यम से हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया मलिका। तो बेहद आसान भाषा में टच स्क्रीन के जरिए मलिका ने बता दिया कि देश में फिलहाल टीकाकरण की क्या स्थिति है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन ही सहारा है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पर जोर की बात कही जा रही है, लेकिन हाई कोर्ट ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाए हैं। कोरोना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र यानी वैक्सीन को लेकर राज्यों और केंद्र के बीच खींचतान और राजनीति का खेल जारी है।
इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कोरोना और ब्लैक फंगस पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र को वैक्सीनेशन पर एक स्पष्ट नीति बनानी होगी, क्योंकि मौजूदा नीति में जिन लोगों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा रही है वो उम्रदराज है। युवा ही हमारे देश का भविष्य है। सरकार को कोई नीति बनानी पड़ेगी जिससे देश के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। 80 साल के बुजुर्ग देश को आगे नहीं ले जाएंगे, देश को आगे युवा ही ले जाएंगे। वैक्सीन की कमी का हवाला देकर कई राज्यों में वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर भी केंद्र को घेरा है। कोर्ट ने कहा, हमें आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपके पास वैक्सीन है ही नहीं तो आपने सबको लगाने का ऐलान कैसे कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि केंद्र के हर कदम पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि ये आपदा का समय है। कोरोना महामारी के इस दौर में अब आपको हरियाणा के सिरसा में बसे ऐसे गांव की ओर ले चलते हैं जहां अब तक एक भी कोरोना केस नहीं आया है। कोरोना काल में छोटे छोटे गांवों ने पेश की बड़ी मिसाल। कोरोना काल में शादियों के मुहूर्त टले, सामाजिक कार्यक्रम रुके, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन किया। हरियाणा के सिरसा में 7 गांव ऐसे हैं जहां अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं मिला और इनमें से किसी भी गांव की आबादी 5000 से ज्यादा नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए इन गांव वालों ने नियम का पालन पूरी सख्ती से किया। कोरोना से बचाव के लिए गांव के लोग न तो गांव से बाहर गए और न ही किसी बाहरी को गांव में आने दिया। कोरोना की वजह से गांव वालों ने पहले से तय शादियां रोक दी। गांव में हर घर को मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया गया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी सख्ती से पालन किया गया। कोरोना के दौरान जहां शहरों में लोग लापरवाही करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं, वहीं इन गांवों में न केवल नियमों का पालन हो रहा है बल्कि पूरी कड़ाई से कोरोना बचाव के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आपने अक्सर ये सुना होगा, जहां चाह है वहां राह। केरल से आई एक तस्वीर इस मुहावरे को पूरी तरह से सही साबित कर रही है। आप भी देखिए हौसले और हिम्मत की उड़ान की ये तस्वीर। सड़क किनारे बैठे कुछ युवा, इन युवाओं के हाथ में मोबाइल दिख रहा है। पहली नजर में देखने पर आपको लग रहा है कि ये युवा टाइम पास करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जरा रुकिए, पास में रखी किताब पर नजर डालिए। ये तस्वीर केरल के इडुक्की की है, जहां ये बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए 6 किलोमीटर का टूटा फूटा रास्ता तय करके यहाँ पहुँचते हैं। ये बच्चे राजमाला और दूसरे गाँव से यहाँ पहुँचते हैं। परेशानी की बात यह है कि यहाँ के कई गांव में या तो इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है या फिर इंटरनेट की स्पीड इतनी कम है कि उसमें पढ़ाई हो ही नहीं सकती। यही वजह है कि ये युवा सुबह सुबह अपने घरों से निकलते हैं और ऑटो के जरिए इस जगह पहुँचते हैं। पूरे दिन अपनी क्लासेस लेने के बाद ये बच्चे शाम को अपने घर के लिए फिर वही कठिन रास्ता तय करते हैं। मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने की चाह और हिम्मत हर किसी को सीख दे रही है, लेकिन डिजिटल इंडिया के सपने को ये तस्वीर चुनौती देती नजर आती है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया है। पीएम ने कहा है कि कोरोना के माहौल में बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले पर मुहर लगा दी। फैसले के बाद पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार ने 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने एक निर्णय लिया है जो छात्रों के अनुकूल है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की रक्षा करता है। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इस साल 14,30,247 छात्रों को बैठना था। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा इस बहुत बढ़िया डिसीजन के लिए। अच्छे से जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए थोड़ा सा लोअर साइड पे फैसला है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है हमारी हेल्थ को देखते हुए, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। लेकिन एग्जाम्स के बेसिस पर, मतलब एजुकेशन के बेसिस पर ये आई थिंक सही नहीं है। राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है। निश्चित रूप में इससे अभिभावकों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए।
सीबीएसई के बाद काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने भी इस साल होने वाली ICSE की 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी है। इस खबर का दूसरा पहलू ये है कि अब स्टेट बोर्ड क्या करेंगे। पूरी खबर समझने के लिए चलते हैं प्रतिमा के पास। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद अब नजर स्टेट बोर्ड के फैसलों पर भी टिकी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या राज्य भी 12वीं की परीक्षा रद्द करेंगे। आपको टच स्क्रीन के जरिए कल के फैसले के बाद अलग अलग राज्यों का रुख क्या है ये बता देते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की। तो देखिए एक एक कर राज्यों की क्या स्थिति है इसको लेकर कि वो बोर्ड की परीक्षाएं अपने यहाँ कराएं या नहीं कराएं ये रख देते हैं। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर 6,67,000 छात्र हैं। इसने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने तुरंत फैसला लिया और परीक्षा रद्द करने का ऐलान भी कर दिया। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड की। तो यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ पर 2,71,000 छात्र हैं। यहाँ पर राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 1 जून से परीक्षा शुरू कर दी गई। छात्रों को क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दी जा रही है। उसे घर ले जाकर छात्र पेपर हल करके वापस जमा कराएंगे। सबसे खास बात यह है कि इस तरीके से ना छात्र खुश है और ना ही टीचर। बात यूपी बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 26 लाख छात्र हैं। परीक्षा रद्द करने का फैसला यहाँ पर संभव है। यूपी सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने का चूंकि फैसले का स्वागत किया है, ऐसे में सीएम योगी जल्द मीटिंग करके परीक्षा पर फैसला लेंगे। इस बात की संभावना ज्यादा है कि यहाँ भी परीक्षा रद्द हो जाए। बात महाराष्ट्र बोर्ड की कर लेते हैं। यहाँ 16 लाख छात्र हैं। यहाँ हालात की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा कि परीक्षा करवानी है या फिर नहीं। बात बंगाल बोर्ड की करते हैं। तो यहाँ पर 8 लाख छात्र हैं। जुलाई के आखिर में होम सेंटर पर परीक्षा यहाँ पर करवाई जाएगी। बात कर लेते हैं राजस्थान बोर्ड की। तो यहाँ पर 4,40,000 छात्र हैं। हालात को देखने के बाद कि किस तरीके की स्थिति है, बच्चे सुरक्षित होंगे या नहीं, कैसा फैसला लेना है, ये राज्य सरकार तय करेगी। बात कर लेते हैं झारखंड बोर्ड की। तो 2,34,000 छात्र यहाँ पर हैं। ये जो है झारखंड बोर्ड वो परीक्षा रद्द करने के पक्ष में है। गुजरात बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 6,83,000 छात्र हैं। जुलाई में परीक्षा होनी है जिसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। तो प्रतिभा ने आपको आसान भाषा में समझाया कि स्टेट बोर्ड अब क्या फैसला लेने वाले हैं। बच्चों के फ्यूचर के लिए ये परीक्षा जरूरी क्यों होती है, क्योंकि 12वीं के नंबर से NET, MBA या MBBS जैसे एग्जाम्स में मदद मिलती है। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं इसी से जुड़े। कई सरकारी नौकरियों में 12वीं के अंक जोड़कर ही आपकी मेरिट बनती है। ग्रेजुएशन लेवल से पहले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है। टॉप स्कोरर बच्चों को एवरेज मार्क्स देना उनके साथ नाइंसाफी है। कई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 12वीं के मार्क्स को आधार मानते हैं। तो 12वीं की परीक्षाएं बहुत अहम मानी जाती हैं। बच्चों का भविष्य, छात्रों का भविष्य 12वीं के नतीजों पर निर्भर करता है। कितने अंक आपके आते हैं उसी के हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। और कई यूनिवर्सिटीज में भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बहुत बड़ा मापदंड 12वीं के नतीजे होते हैं। चलिए तो अब आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद आगे के दाखिले के लिए क्या कुछ विकल्प इन छात्रों के पास बचते हैं, क्योंकि परीक्षाएं तो रद्द हो गई हैं। लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालयों में मेरिट बेस्ड एडमिशन की प्रक्रिया संभव है कि इस आधार पर ही हो। दिल्ली विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवा सकता है ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले सकते हैं सभी यूनिवर्सिटीज। इसके अलावा विश्वविद्यालयों को अपने एडमिशन प्रक्रिया में बदलाव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। ऐसे में उसके मार्क्स नहीं जोड़े जा सकते। मेधावी और कमजोर छात्रों के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परीक्षाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में किस तरीके से नंबरिंग होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सीबीएसई ने अपनी 12वीं बोर्ड की परीक्षा तो रद्द कर दी, लेकिन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिस तरीके से बच्चों की परीक्षा ले रहा है वो देश में सुर्खियां बटोर रहा है। अब घर में लिखेंगे तो क्या परीक्षा ऐसी है? इस परीक्षा पद्धति में कुछ तो कमी है। ठीक है कि नहीं? नहीं है, थोड़ी सी कमी है, ज़्यादा नहीं तो मुख्य विषयों की परीक्षा लेना था तो ज़्यादा बेहतर होता। छत्तीसगढ़ सरकार ने परीक्षा का ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे ना तो छात्र खुश है और ना ही शिक्षक, लेकिन मजबूरी में दोनों को सरकारी आदेश का पालन करना पड़ रहा है। 1 जून से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन खास बात यह है कि बच्चों को एग्जाम सेंटर नहीं जाना है। उन्हें स्कूल में ही क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल चुकी है, जिसे घर बैठकर सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो वही रहेगा, इससे ना जो स्थिति इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये परीक्षा जैसी नहीं है। नहीं है सर, अब घर में लिखेंगे तो क्या परीक्षा ऐसी है? ये परीक्षा आपको ठीक लग रही है क्या? सर ठीक है कि नहीं? नहीं है। अगर मैं लोग समझेगा कि चीटिंग करके लिखा है।
बच्चों की तरह शिक्षकों का भी मानना है कि परीक्षा के लिए सरकारी उदारता ने भरोसे का संकट पैदा कर दिया है। इस परीक्षा पद्धति में कुछ तो कमी है, क्योंकि बच्चे घर में जाकर लिखेंगे तो बिल्कुल पुस्तक या गाइड देखकर लिखेंगे। थोड़ी सी कमी है और इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं तो मुख्य विषयों की परीक्षा लेना था तो ज़्यादा बेहतर होता। परीक्षा की आखिरी तारीख 5 जून है। शनिवार तक हर बच्चे को अपनी आंसर शीट जमा करनी होगी। तो इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि क्यों ये सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि निष्पक्षता को लेकर सवाल तो खड़े ही हो सकते हैं इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीपी न्यूज की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। सोशल मीडिया की ताकत से आज हर कोई वाकिफ है। सोशल मीडिया से बड़े बड़े फैसले हो जाते हैं। कश्मीर की 6 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी से अपील की। नमस्ते भारत ने हम सबसे पहले ये खबर दिखाई तो अब जम्मू कश्मीर में बच्चों की शिक्षा पर नीति ही बदल गई। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई से परेशान इस कश्मीरी बच्ची का पीएम मोदी से शिकायत करने का वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ और ऐसा वायरल हुआ कि सूबे की शिक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो गई। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? बच्ची के वीडियो पर सोमवार को ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। मंगलवार को बच्चों को लेकर जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्री प्राइमरी के लिए 30 मिनट और प्राइमरी के लिए 90 मिनट से ज्यादा पढ़ाई नहीं की जाएगी। साथ ही क्लास 8 तक के बच्चों के लिए भी 30 से 45 मिनट के 2 सेशन से ज्यादा नहीं करने का नियम बनाया गया है। सोशल मीडिया की ताकत से बेखबर इस प्यारी बच्ची को शायद अभी एहसास न हो, लेकिन उसके एक वीडियो ने पूरे राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई के नियम बदल दिए हैं। तो देखिए इतनी मासूम सी अपील थी और सबसे खास बात यह है कि नमस्ते भारत पे हम ये वादा करते हैं कि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर का असर भी उसका जरूर होता है और ऐसा ही हुआ। एक 6 साल की मासूम बच्ची ने अपील की कि देखिए पढ़ाई का बोझ बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से, जिस प्यारे अंदाज में उसने पीएम मोदी से अपील की वो बहुत ज्यादा शानदार लगी। क्योंकि देखिए एक तरफ हम बच्चों के ऊपर पढ़ाई के बोझ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ 12वीं के बच्चों पर भी जिस तरह का प्रेशर बना हुआ है उस पर एक बार फिर से जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं बहुत जरूरी होती हैं। कल अहम फैसला लिया गया है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि सरकारी नौकरियों में 12वीं के नंबर जोड़कर ही मेरिट बनता है। 12वीं के जो नतीजे हैं वो बहुत अहम माने जाते हैं, बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर करता है। ग्रेजुएशन लेवल से पहले बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा होती है और 11वीं से ही बच्चे 12वीं बोर्ड के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं और टॉपर बच्चों को औसत नंबर पे अगर हम देखें तो वो एक ही पैमाने पर वो सब आ जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी 12वीं के नंबर के आधार पर एडमिशंस भी देते हैं। और अब वक्त है उस सेगमेंट का जिसका हम सबको खासा इंतजार रहता है, यानी कि आज का कार्टून। इरफान जी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग इरफान जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। तो आज की कार्टून के बारे में बताइए। आज का कार्टून दिल्ली में राशन की जगह अब किस चीज़ की हो रही है? होम डिलीवरी। आइए देखिए मेरे साथ इस कार्टून। ठीक है, ये तो हम सब जानना चाहते हैं, तो चलिए आप कार्टून तैयार कीजिए, तब तक हम खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। तो जब तक कार्टून बनता है खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। प्रतिमा, आपको याद होगा जब दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान हुआ था तो किस तरह से वाइन एंड बियर शॉप्स के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई थी, और अब लग रहा है कि दिल्ली सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है। दिल्ली में अब ऐप से शराब की होम डिलीवरी होगी। केजरीवाल सरकार ने नई आबकारी संशोधित नीति लागू की है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये भीड़ किसी धार्मिक स्थल के बाहर की है तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और सच्चाई ये है कि बेसब्री से खड़ी ये भीड़ शराब की दुकान के बाहर इकट्ठा हुई है। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद एमपी सरकार ने जैसे ही शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया, दुकान का शटर उठने से पहले ही भीड़ बाहर आकर खड़ी हो गई। और ऐसी ही नौबत दिल्ली में ना सामने आए
इसलिए केजरीवाल सरकार अब शराब की होम डिलीवरी करवाएगी। आबकारी संशोधन नियम 2021 के अनुसार अब L13 लाइसेंस धारकों को लोगों के घर तक शराब पहुंचाने की अनुमति होगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लाइसेंस धारक केवल मोबाइल ऐप या ऑनलाइन वेब पोर्टल के जरिए ही घरों में शराब की डिलीवरी कर सकेंगे। दफ्तर या किसी प्रकार के संस्थान को शराब की डिलीवरी नहीं की जाएगी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2010 में भी शराब की डिलीवरी के लिए प्रावधान थे, लेकिन ईमेल या फैक्स के जरिए ही इसके लिए रिक्वेस्ट भेजी जा सकती थी। दिल्ली में अब से पहले कभी भी शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई। दिल्ली में पिछली बार लॉकडाउन में छूट मिलने पर शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन देखी गई थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जताई थी और कहा था कि राज्यों को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। दिल्ली के अलावा पश्चिम बंगाल ने भी शराब की दुकानों को सीमित समय के लिए खोलने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में अब दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक शराब की दुकानें खुल सकती हैं। इस बीच वैक्सीन से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर हमें मिल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सिनोवैक कोरोना वैक की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ये वैक्सीन 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को दी जाएगी। पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 2 से 4 हफ्तों के बाद दी जाएगी। ये टीका चीन की फार्मा कंपनी सिनोवैक ने तैयार किया है। इससे पहले WHO ने सिनोफार्मा कंपनी के टीके को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र के नोटिस का आज तक जवाब देना है। उन्हें सोमवार को नोटिस जारी किया गया था और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था। अलपन को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस भेजा गया था। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे टकराव का मौजूदा चेहरा बने आलपन बंदोपाध्याय मुख्य सचिव पद से इस्तीफा देकर ममता के मुख्य सलाहकार बन चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है, इसे समझिए। गृह मंत्रालय के मुताबिक आलपन बंदोपाध्याय को उनके रिटायरमेंट से कुछ घंटे पहले नोटिस भेजा गया था। आलपन को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। IAS अधिकारी आलपन को केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने से इनकार करने की वजह से नोटिस दिया गया है। नोटिस में NDMA 2005 की धारा 51B का हवाला दिया गया है। इस धारा में 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। बंदोपाध्याय से 3 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है, जिसकी मियाद आज खत्म हो रही है। इससे पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने बंदोपाध्याय को सोमवार तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया था। केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने का आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में नहीं रुकने के लिए दिया था। हालांकि वो दिल्ली नहीं आए। ऐसे में अब आज उनके रुख पर सबकी नजरें रहेंगी। यास तूफान तो गुजर गया, लेकिन उससे उठे राजनीतिक तूफान का बवंडर शांत नहीं हो रहा। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने बयान जारी कर इसकी कई वजह बता दी थी। अब उन बयानों पर केंद्र सरकार का पक्ष सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ममता जिन वजहों का हवाला देकर पीएम मोदी की मीटिंग में शामिल नहीं हुई, उसे लेकर केंद्र की तरफ से स्थिति साफ की गई है। पीएम के दौरे के विषय में देरी से बताया गया। पीएम के कार्यक्रम के लिए मैंने पहले से तय अपने कार्यक्रम में से समय निकाला। चक्रवात यास के आने से पहले प्रधानमंत्री के दौरे का कार्यक्रम तय नहीं हो सकता था। पिछले साल अम्फान चक्रवात आने के वक्त जो समय सारणी बनाई गई थी, वही इस बार भी फॉलो की गई है। साथ ही चक्रवात यास से प्रभावित दोनों राज्यों ओडिशा और बंगाल के सीएम को एक साथ ही बताया गया। ओडिशा ने पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छे से मैनेज किया, जबकि बंगाल से पहले पीएम ओडिशा पहुँचे। ममता का बयान, मैंने पीएम का इंतजार किया। केंद्र का जवाब, कलईकुंडा में पीएम ने 1:59 पर लैंड किया, जबकि ममता बनर्जी 2:10 पर लैंड की। इससे साफ है कि पीएम पहले पहुंचकर वहां काफी देर इंतजार करते रहे। ममता का बयान, मेरा कार्यक्रम पहले से तय था और ये जरूरी नहीं कि हर बार सीएम प्रधानमंत्री की अगवानी में रहे। सच, ममता बनर्जी ने बैठक में मौजूद रहने की सहमति पहले दे दी थी। उन्होंने अपना फैसला तब बदल दिया जब उन्हें पता चला कि विपक्ष के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पत्र में भी किया है। चलिए, इंतजार खत्म हो गया। मुझे लग रहा है कि कार्टून तैयार हो चुका है, तो चलिए इरफान जी के पास।
के कार्टून में क्या खास है, इरफान जी? देखिए, इस कार्टून में आप देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। उसने राशन गरीबों का घरों तक तो नहीं पहुंचाया, लेकिन अब वो शराब को घरों पर पहुंचाएगी। बिल्कुल, और इसमें तभी आपने ये लिखा है कि शराब पीना हानिकारक है लेकिन पिलाना। मुझे इसके साथ में एक बात की वो स्कीम भी याद आती है, डोर स्टेप डिलीवरी की उनकी स्कीम थी, तो आप डोर स्टेप पे ही आपको शराब इसके साथ में ये है कि आप देख रहे हैं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन सरकार के लिए शराब पिलाना हमेशा ही फायदेमंद होता है। बिल्कुल, तो ये आज का कार्टून वाकई बहुत मजेदार है और हमेशा की तरह एक बड़ा संदेश भी छिपा है। इरफान जी, कल आपकी मास्टर क्लास शुरू हो रही है, कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन लोगों को जो ज्वाइन करेंगे हमें? कल से हमारी मास्टर क्लास शुरू होने जा रही है, तो आप अपने पेंसिल और पेन, ड्राइंग कॉपी के साथ में मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद रहिए, ताकि मैं आपको टिप्स दे सकूँ। और कल से हम ये अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो वाकई एक बहुत अच्छी खबर उन सभी लोगों के लिए जो कि इरफान जी से उनके जैसा, उनकी तरह कार्टून बनाना सीखना चाहते हैं। तो आपका इंतजार कल खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।